दिल्ली में आप सब जान रहे हैं कि मौसम में बदलाव के साथ साथ प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। एक तारीख के बाद दिल्ली के अंदर टेम्परेचर कम होने के साथ साथ हवा की जो स्पीड है वो भी 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इसको देखते हुए दिल्ली के अंदर ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिसके तहत तमाम एक्शन के साथ साथ दिल्ली में निर्माण और विध्वंस, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट जो एक्शन प्लान जारी किया था, उसके तहत तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं। दिल्ली के अंदर जो पराली के गलाने के लिए छिड़काव दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिल्ली के अंदर जो ग्रैब सिस्टम लागू हुआ है डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए, टीमों का गठन किया गया है। लेकिन इस बीच दिल्ली के व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए हम जो हर साल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो चलाते थे, इस बार 29 तारीख को दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने उस पर रोक लगाते हुए फाइल दिल्ली सरकार को वापस कर दी थी, जिसमें मुख्य तौर पर ये प्रश्न उठाया गया था कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन से दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के कोई आंकड़े नहीं है। दिल्ली के अलावा देश भर में या दुनिया में कहीं भी इस तरह के शहरों में प्रयोग नहीं हुआ है, और उसके आधार पर उन्होंने इस अभियान को रोकने के लिए फाइल वापस कर दी थी। हमने निर्णय लिया था कि इसका जवाब हम दोबारा एलजी साहब के पास बना करके सबमिट करेंगे। आज दिल्ली सरकार की तरफ से दोबारा एलजी साहब से ये निवेदन करते हुए फाइल सबमिट की गई है, उनके सवालों के सारे तथ्यों का जवाब रखते हुए कि दिल्ली में एक इमरजेंसी सिचुएशंस बन रही है धीरे धीरे, और ऐसे समय में तुरंत जल्द से जल्द इसकी परमिशन दी जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर चौतरफा प्रयास करके इस प्रदूषण को जो भी कम करने के लिए प्रयास हो सकते हैं उन सारे प्रयासों को किया जाए। बहुत सारे प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जो हम कर सकते हैं वो सारे प्रयास किए जाएं, और उसमें से व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए चाहे इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी हो, उसको भी मजबूती के साथ सरकार लागू कर रही है। पीओसी को चेक करने का जो अभियान है उसको भी तेज कर दिया गया है। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को लागू किया जाए। जैसा मैंने पहले बताया कि एलजी साहब ने जो प्रश्न उठाए थे कि इसका आधार क्या है, दिल्ली के अंदर जब 2020 में पहली बार हम लोगों ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को कंसेप्चुअलाइज करना शुरू किया, इसकी योजना बनानी शुरू की, उसका मुख्य आधार था भारत के अंदर अलग अलग जो स्टडीज किए गए थे। भारत के अंदर 2019 में
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा पेट्रोलियम संरक्षण साझेदारी का एक स्टडी की गई थी। वो स्टडी कहती है कि अलग अलग चौराहों पर जो गाड़ियां रेड लाइट ऑन होते समय खड़ी होती हैं, इंजन बंद नहीं होता है, उसकी वजह से 9% से ज्यादा पोल्यूशन उस ट्रैफिक पे पैदा होता है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर एक और स्टडी की गई। दिल्ली में पीसीआरए और पेट्रोलियम संरक्षण साझेदारी के तहत भीखाजी कामा ट्रैफिक चौराहे पर एक स्टडी की गई। वहां पर बिना कैंपेन के जब वहां पे सर्वे हुआ तो 20% लोग अपने उस रेड लाइट पर इंजन अपना बंद कर देते थे, 80% लोग अपने गाड़ी का इंजन बंद नहीं करते थे। फिर वहां पर प्ले कार्ड, वॉलंटियर्स ने बैनर प्ले कार्ड लेकर के वहां पे कैंपेन शुरू किया और उस कैंपेन के बाद जब सर्वे किया गया तो वहां पर 62.33% लोगों ने उस कैंपेन के बाद, जो चौराहे पर कैंपेन हुआ उसके बाद अपने गाड़ी का इंजन बंद करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ हमने देखा कि न सिर्फ दिल्ली के अंदर हम ये इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसका लिंक हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। दूसरी चीज, जब हमने इंटरनेशनल लेवल पर इसकी स्टडी की तो हमने देखा कि लंदन शहर में इसी तरह का कैंपेन वहां भी चलाया गया। उसका नाम था इंजन ऑफ एवरी स्टॉप। ये इसकी भी रिपोर्ट मौजूद है, जो सेम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के तर्ज पे ही वहां पर भी बनाया गया था। उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उत्तरी कैरोलिना राज्य के यातायात चौराहा पर टर्न ऑफ योर इंजन, ये कैंपेन अमेरिका में भी चलाया गया, जिसकी भी रिपोर्ट मौजूद है। इसके साथ साथ अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में वहां पर एक कैंपेन चलाया गया और ये देखा गया कि जगह जगह जैसे जो लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं, कहीं भी मार्केट में कुछ लोग गाड़ी खड़ी करके इंतजार करते रहते हैं, कोई सामान लेने गया है, स्कूल पे बाहर गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा करके रखते हैं, चौराहों पर रखते हैं। लेक सिटी की जो स्टडी थी वो ये स्टडी कहती है कि वहां पर पहले लोग ऐसे इंजन चालू करके छोड़ देते थे। जब वहां पर कैंपेन किया गया तो 10 में से 8 लोगों ने अपना इंजन बंद करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भारत के अंदर भी 5 जून 2022 को HDFC बैंक ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे
भारत के 40 शहरों में अलग अलग राज्यों के 126 जो चौराहे हैं वहां पर भी इस तरह का अभियान चलाया। ये सारे जो प्रयोग हो रहे हैं उसके पीछे की एक बहुत मोटी सी लॉजिक है कि अगर, जो मैं बार बार दोहराता हूं, कि लगभग जब हम सड़क पे निकलते हैं हम सब लोग, तो पर डे 10 से 12 चौराहों से हमें गुजरना पड़ता है, दिन भर की जो हमारी दिनचर्या होती है। एक रेड लाइट पे अगर 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं अपने व्यवहार के कारण, तो लगभग 25 से 30 मिनट पर डे हम बेवजह का फ्यूल बर्निंग करते हैं। और अगर गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन होता है तो जो आधे घंटे का डेली पोल्यूशन हम बेवजह पैदा कर रहे हैं, अगर हम उन चौराहों पर अपनी गाड़ी को बंद करते हैं तो आधे घंटे का जो फ्यूल पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन है, उसको हम कम करने में योगदान देते हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन क्या है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन है कि जो सर्वे में आया था भीखाजी कामा पैलेस के कि 20% लोग अपने आप भी बंद करते हैं, लेकिन जब चौराहों पे कैंपेन होता है, जगह जगह जब वो 10 चौराहे पे जाते हैं और लिखा हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो सबके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, एक अंदर से बात आती है, एक दूसरे को लोग बोलना भी शुरू कर देते हैं, अरे भाई गाड़ी तो बंद कर ले। इसलिए इस कैंपेन को हमने 2 साल सफलतापूर्वक चलाया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस बार इसको रोका गया। आज इन सारे तथ्यों के साथ एलजी साहब के पास दोबारा फाइल भेजी गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इन सारे फैक्ट्स के आधार पर और जो इमरजेंसी सिचुएशंस दिल्ली के अंदर बन रही है, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली के सोर्सेज के अभी तक की जो स्टडी सीएससी की कहती है, पिछली साल जो हुई थी कि 31% का रोल है, 69% दिल्ली एनसीआर के इलाकों का रोल है, और उसमें जो पराली जलने की घटनाएं अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उनके वजह से अब पोल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ने की संभावना है मौसम बदलने के। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं, हम पानी छिड़कने का काम कर रहे हैं, जगह जगह डस्ट कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, बायोमास बर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों के पोल्यूशन को रोकने का काम कर रहे हैं। उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द एलजी साहब इसका परमिशन दें, जिससे कि इसको दिल्ली के अंदर हम शुरू कर सकें और एक और कदम जो प्रदूषण को कम करने में सहयोगी हो सकता है उसको हम लॉन्च कर सकें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। फिर एलजी ने जो बात कही इससे आपत्ति जताई, उसमें ये भी था कि वहाँ पे जो वॉलंटियर खड़े होते हैं उनकी बात से भी उसका नकारात्मक असर होता है, उन लोग वहाँ पे खड़े होना पड़ता है, प्रदूषण तो उनके लिए भी हानिकारक है। उसको भी हमने इसमें लिखा है। असल में दिल्ली के अंदर जो हम ये पूरा कैंपेन चलाते हैं वो कैंपेन ट्रैफिक पुलिस के निर्देशन में चलाते हैं। तो जिस ट्रैफिक पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है उनके सपोर्ट में ये वॉलंटियर खड़े होते हैं। तो ये सेपरेट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी है, लेकिन इस कैंपेन में उनके सहयोग के लिए हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगाते हैं। तो जो ट्रैफिक पुलिस के लिए सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जाते हैं वो इनके लिए भी अपनाए जाते हैं। तो ये कोई सेपरेट लोग नहीं खड़े होते हैं। सुभाष जी, आज दिल्ली की हालत खराब है, अभी से 350 से ऊपर जा चुका है और आनंद विहार जैसे आपने भी डिस्कस किया था पर 400 से ऊपर चल रहा है। क्या स्पेशल मेजर्स अभी और इसके अलावा भी आप उठाने के लिए कोई? नहीं, देखिए अभी तो सबसे बड़ा जो मेजर्स जिस तरह से कि अभी 400 के ऊपर जाने के बाद सीवियर कैटेगरी में पहुंचते हैं हम, लेकिन पूर्वानुमान के आधार पर मेरे ख्याल से इमरजेंसी सिचुएशंस को देखते हुए ही अभी वेरी प्योर कैटेगरी में है। लेकिन अभी हमारा फोकस है कि कंस्ट्रक्शंस को लेकर के जो गतिविधियां हैं उस पर जो है रोक लगाई जाए और उसको इस कड़ाई से जो है पालन कराया जाए, जिससे डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा जो हम कोशिश कर रहे हैं कि व्हीकल पोल्यूशन के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका कैंपेन मिलता है, जो हमें अनुमति मिलती है हम तेज़ी के साथ इसको लागू करने की तरफ बढ़ेंगे।
गोपाल जी, पिछले साल आप लोग ने स्मॉग टावर की शुरुआत की थी, लेकिन इस साल वो चलता हुआ दिख नहीं रहा। 400 से ज़्यादा AQI हो गया, लेकिन वो चल नहीं रहा है पिछले कई दिनों से। नहीं, वो चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी बीजेपी के एक नेता नहीं, कब गए थे आप? पिछले 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ। सुबह ये था कि सुबह 9 बजे से 8 बजे तक चलेगा, लेकिन बीच में 3-4 बार गए, लेकिन नहीं चल रहा है। नहीं, अभी क्या है कि वहाँ पे स्टडी का काम चल रहा है, तो वो लोग, हमने ये कहा था कि जो पीक आवर होता है उस समय स्टडी करिए। तो जब वो नहीं चलता है, वहाँ जो लोग स्टडी कर रहे हैं वहाँ बोर्ड लगा देते हैं कि इस समय नहीं चल रहा नहीं, है, ऐसी कोई जब वो बंद जानकारी करते नहीं, हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं। मैं इसको एक बार चेक करा लेता हूँ, हाँ, क्योंकि वो नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं खुद वहाँ गया था और वो लोग स्टडी कर रहे हैं इस पीक आवर का, तो एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उनको ऑर्डर यही है कि जब आप नहीं चला रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ बोर्ड जरूर लगाएं। चलिए, दूसरा सवाल, जो पंजाब में लगातार पराली जल रही है, घटनाएं उठती आ रही है, आप लोग की भी मीटिंग्स हुई थी पंजाब के कृषि मंत्री के साथ और बायोडिकम्पोजर को लेकर भी चर्चा हुई थी। अभी क्या सिचुएशन है, कैसे उसे काबू में किया जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पंजाब के अंदर पराली पहले से जलती रही है, और उसको नियंत्रित करने के लिए ही पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसानों के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद एक बड़ा प्लान बना था। किसानों की ये डिमांड थी कि आप सब्सिडी देने की जगह आप जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट दीजिए, और उसके लिए सरकार ने प्लान किया था, जिसमें 500 रुपये पंजाब सरकार दे रही थी, 500 रुपये दिल्ली की तरफ से हम लोग इसलिए केवल तैयार हुए थे क्योंकि दिल्ली को भुगतना पड़ता है उसका परिणाम, और केंद्र सरकार को उसमें कंट्रीब्यूशन देना था। लेकिन केंद्र सरकार पीछे हट गई और उसकी वजह से वो मेगा प्लान जो है वो रुका। आज अगर केंद्र सरकार पीछे नहीं हटी होती, सहयोग की होती, तो मुझे लगता है कि जो आज घटनाएं हो रही हैं उसमें बड़े पैमाने पर कमी आ चुकी होती। अभी फिलहाल वहाँ पर सरकार जो तात्कालिक उपाय हो सकते हैं उसको कर रही है, लेकिन बड़े स्तर पे जो प्रभाव देखने को मिल सकता था वो केंद्र सरकार के पीछे हटने से वो प्रभाव अभी नहीं दिख रहा है। सर, गुजरात में बड़ी इसमें लेकिन जो लगातार ये कही जा रही है कि फाइनेंशियल हेल्प की आप लोग जो बात करते थे, तो क्या अभी पंजाब सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना है कि उन्हें दिया जाए फाइनेंशियल हेल्प? नहीं, वो तो जब केंद्र के अलावा अपने स्तर पे अपने स्तर पे नहीं, जो किसानों से डिस्कस हुआ था उसमें 2500 रुपये का किसानों की तरफ से डिमांड आई थी। तो वो तो जब उन्होंने मना कर दिया, तो चूंकि पंजाब के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे करीब 60 लाख एकड़ में वहाँ धान की खेती होती है। तो देखो, पहले मैं बार बार कहता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या है वो राज्य की समस्या नहीं है। जब तक सभी लोग मिल करके प्रयास नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं संभव है। उसमें केंद्र सरकार को भी लगना पड़ेगा, राज्य सरकारों को भी लगना पड़ेगा। राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई हेल्प अभी नहीं, अपने तरफ से जो वहाँ पे नहीं, अपने तरफ से तो जो हेल्प करना है, जिस तरह से अभी उन्होंने पुल बनाया है, जो हैप्पी सीडर्स हैं, मशीनें हैं, उनका एक पुल बनाया है और सरकार ने हायर किया है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ उन लोगों को दिया जा रहा है। जो अधिकारियों की ड्यूटी फिक्स की गई है कि आप इसको क्लोज मॉनिटर करिए। अभी कल कई अधिकारियों को लापरवाही की वजह से उनको जो सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन ये छोटे स्तर के प्रयास हैं। सर, गुजरात में घटना में क्या चूक है बहुत बड़ी कि जिस तरीके का पुल गिरा है, प्रशासन की चूक मानते हैं या आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब जितने बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हुई है, मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई और उसका वहाँ पे ना तो जो मैनेजमेंट कर रहे थे उनको अंदाजा चला। जहाँ तक मेरे अभी संज्ञान में है कि अभी कुछ ही दिन पहले वो पुल जो है वो खोला गया था, रीस्टार्ट किया गया था रिपेयर करके। तो इसका मतलब कि जो सारा रिपेयरिंग हुई उसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो अभी जस्ट आपने खोला और वो पुल ऐसे मतलब टूट गया। दूसरी बात कही जा रही है कि वहाँ लोग ज़्यादा चले गए, तो टिकट लेके लोग जाते हैं। तो इसका मतलब कि उसके रिकंस्ट्रक्शन में न सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ बल्कि पैसे के लिए आपने ओपन एकदम से खोल दिया सिक्योरिटी। तो पता होगा कि भाई सिक्योरिटी का क्या उसकी सिस्टम है। तो प्राइमरी तौर पर तो ये दिख रहा है कि ये
मतलब बड़े पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ और जिसकी वजह से लोगों की जान अपने हाथ से गंवानी पड़ी है। तो साथ ही फिर से कोई समीक्षा बैठक होनी है क्या केंद्र सरकार के साथ या आसपास के राज्यों के अधिकारी भी इसमें शामिल हो? अब ये तो केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है। हम तो चिट्ठियां लिखते रहते हैं लेकिन उस पर तो ध्यान भी नहीं देते। फिलहाल जो मौजूदा प्रदूषण है देश की राजधानी में दिल्ली में, आसपास की राज्यों की आप भूमिका किस तरीके से देख रहे हैं? आपने देखिए इसका 3 चरण है। जिस समय मैंने पहले कहा कि पहला है कि दिल्ली में हम बैठे हैं, तो दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण के जो सोर्सेज हैं जिससे प्रदूषण पैदा होता है उसको हम सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है, जो पिछले साल इसी अक्टूबर और नवंबर के महीने में 15 दिनों का CSC ने जो रिसर्च किया था, एनालाइज किया था, तो 31% यहाँ के रिसोर्सेज हैं। अब इसके अलावा जो NCR जो हमारे सटे हुए जो दिल्ली के उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का जो है, यहाँ जो गतिविधियाँ हैं उनका 69% है और उसमें जो ये पराली का समय आ रहा है वो उसमें और प्लस करता है। तो जैसे अभी हमने देखा, कल मैं समीक्षा बैठक हमने की थी, तो सबसे ज़्यादा जो दिल्ली के अंदर जो AQI है वो आनंद विहार और विवेक विहार में दिख रहा है। तो जो हमने कल सारे जो एक्सपर्ट्स से, उनसे जो DPCC के जो साइंटिस्ट हैं उनसे डिस्कस किया कि वजह क्या है। तो जैसे कि दिल्ली के अंदर हम CNG पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, फिर हम अब इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम ये सारे जो मेजर्स ले रहे हैं, दिल्ली में जितने हम मेजर्स लेते हैं इसका आधा भी अगर NCR के अंदर एक्शन लिया जाए तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन का स्तर कम होगा। हमने मीटिंग्स में भी, जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने मीटिंग्स बुलाई थी ज्वाइंट, तब भी हमने ये कहा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश के जो टॉप अधिकारी और मिनिस्टर्स हैं वो लखनऊ में बैठते हैं, उनको गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो सारा कुछ होता है उनको उसका आभास नहीं होता है। जयपुर वालों को इसके बॉर्डर का आभास नहीं होता है। चंडीगढ़ में बैठे हुए अधिकारियों को इसकी फीलिंग नहीं आती है। तो मैंने तब भी कहा था कि एक रीजनल एक्शन टीम बनाई जाए यहाँ पर। दिल्ली में जो एक्शन प्लान कर रहे हैं वो वहाँ भी इम्प्लीमेंट हो। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं यही बार, एक बार नहीं 100 बार बोल चुका हूँ, प्रदूषण की समस्या राज्यों की समस्या नहीं है। प्रदूषण की समस्या एयरसेट की समस्या है और ये जब तक ज्वाइंटली वर्क नहीं होगा, कहीं से भी पोल्यूशन पैदा होगा और वो किसी भी राज्य के लोगों को प्रभावित करेगा। वो एयरसेट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहला हमने तो लक्ष्य यही रखा है कि दिल्ली के अंदर जो सोर्स हैं उसको कंट्रोल किया जाए, और दूसरा हम बार बार ये निवेदन करते हैं कि सभी लोग मिल करके इस पर काम करें। अगर सबका सहयोग मिलता है एक्टिवली तो उस पर उसका असर दिखेगा। सर अभी कितने दिन इसी तरह हालात रहेंगे, कब राहत मिल सकती है? वो तो अभी देखते हैं कि 1 तारीख के बाद क्या सिचुएशन डेवलप होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर डाउन जाता है और हवा की स्पीड रुकती है तो फिर इसकी सघनता बढ़ेगी। अभी सर एक्सपर्ट्स कुछ चिंता जता रहे हैं, खासकर क्योंकि स्कूल चल रहे हैं बच्चों के भी, तो क्या उस तरफ कोई सरकार की योजना है कि स्कूलों को बंद करने को लेकर? वो अभी जो ग्रेड 3 है 400+ में जाने में जो ग्रैब के सिस्टम है उसको अभी एडवांस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर उससे 415 से अगर सीवियर से प्लस में सिचुएशंस जाती है, उसके बाद COQM उस पर डिस्कस करके फिर उस तरफ बढ़ेगा। थैंक यू। थैंक यू।